गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन का चैप्टर 2। आज हम शुरू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां यानी जैसे हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि जब हम जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की विधियों का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं इस आधार पर कि कौन सी विधि जो है हमारे किस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं कि आप कौन सा मेथड जो है वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें अलग अलग मेथड्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा मेथड जो है उसमें की क्या विशेषता होती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं उससे। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अपने आधार पर क्या कर पाएंगे, इस चीज का चुनाव कर पाएंगे कि कौन सी विधि आपको अपने विषय के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए चुननी चाहिए, या फिर अलग अलग विषयों का के लिए आप अलग अलग तरह की विधियों का, अलग एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग विधियों का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आज विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी विधि है इसको हम बोलते हैं निगमन विधि। तो शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर जो है हम बच्चों को लेकर जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की शिक्षा की ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में हम क्या करेंगे, जैसे आप बच्चों को जब कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले उस विषय के या फिर उस टॉपिक के पहले हम क्या बताते हैं, सामान्य नियम बताते हैं। ठीक है, सामान्य मतलब जनरल जो प्रिंसिपल होते हैं उन नियमों के बारे में हम उसको बताते हैं। ठीक है, जब वो सामान्य नियम को समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे जो है उदाहरण के साथ, आप कह सकते हैं उदाहरण की सहायता से उनको इसकी विशिष्ट बातों की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो विशेष जो चीजें, कि जैसे कुछ बातें सामान्य आपको पता होती हैं, ठीक है, हो सकता है बच्चों को भी पता हो, कहीं सुनी है या फिर किसी ने बताई है, घर पर सीखी हो, लेकिन विशिष्ट जो बातें होती हैं वो केवल तब पता लगती हैं जब हम उसे विषय के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। ज्यादा चीजें जब आप किसी भी चीज के बारे में सीखते हैं तो उसकी विशेष बातों के बारे में आपको तब पता लगता है। तो पहले सामान्य नियम के बारे में बताना और फिर उससे विशिष्टता की ओर लेकर जाना, किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा। कि पहले आप उनके सामने बहुत सारे उदाहरण रखें जो उनको इस चीज से अवगत कराते हैं कि हाँ, इस चीज को हम इससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि हम उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पहले सामान्य चीजों के बारे में, जो जनरल बातें हैं सभी को बताऊंगी, लेकिन जो विशेष बातें होती हैं उनके बारे में उसे अवगत कराना। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो विधि है इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जो है हम चीजों को लेकर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें अमूर्त से अमूर्त से ठोस की ओर बढ़ते हैं। मतलब वो चीजें जो हमें नहीं पता उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की शुरुआत कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सामान्य से विशिष्टता की ओर। ठीक है, आप कह सकते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस प्रकार इस विधि को हम क्या कहते हैं कि इस प्रकार इस विधि में आगमन विधि के क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसके बाद जब आप क्या पढ़ेंगे, पहले निगमन विधि पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट जो दूसरी विधि हम पढ़ेंगे वो कौन सी होती है, आगमन विधि है। तो आप ये देखेंगे कि उस विधि में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, कि पहले हम विशिष्ट बातों के बारे में पढ़ते हैं, फिर सामान्य चीजों से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम अपोजिट कहते हैं। फिर इस विधि का जो प्रयोग करते हैं समय शिक्षक बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है
और इसमें क्या है, निगमन विधि के कुछ सोपान हमें बताए हुए हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चरण होते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको इसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले होता है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, कि आप क्या करें, सबसे पहले जर्नल जो बातें होती हैं, ठीक है, जर्नल यानी सामान्य जो नियम है, उन सामान्य नियमों का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण, आप कह सकते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि आप उनको क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल प्रिंसिपल। इस सोपान में क्या होता है, जो शिक्षक है वो बालकों के सामने सामान्य नियम को क्रम पूर्वक रखता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप चीजें ले सकते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको एडिशन सिखाया जाता है, मान लीजिए आप बच्चों को जोड़ने की सवाल सिखा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आप बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसमें सबसे पहले उन्हें सामान्य चीजें सिखाई जाती हैं, कि इस प्रकार से कि 2 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। और उससे भी सरल कि उनको लाइन लगाकर सिखाया जाता है कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो ऐसे। तो अब धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उन्हें कठिन चीजों की तरफ लेकर जाते हैं, 2 अक्षरों का जोड़, फिर उन्हें 3 अक्षरों का जोड़, इस प्रकार से चीजें जो है सिखाई जाती है। तो जर्नल से हम कैसे लेके जा रहे हैं, स्पेसिफिक चीजों की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी आप कह सकते हैं कि चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसी इस विधि के द्वारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको सही चीज का चयन करना है कि किस विषय के लिए, किस टॉपिक के लिए जो ये विधि होती है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो उस को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सोपान में बच्चों के सामने पहले सामान्य नियम रखे जाते हैं, वो भी कैसे, क्रम में, ठीक है, कि हर एक चीज का क्या होता है, क्रम होता है, कि सीक्वेंस में चीजें रखी जाएंगी एक लाइन से, उसको हम क्रम कहते हैं। दूसरा जो सोपान होता है, चरण आप जिसे कहते हैं, कि नियमों के अंदर संबंध का निरूपण, कि जो आप उन्हें सिखा रहे हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, किसके साथ, वास्तविक जीवन के साथ। तो इस सोपान में क्या करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है कि जो आपने सीखा है, जो सामान्य नियम आपने सीख लिए, आप अब ये देख रहे हैं कि क्या वास्तविकता में ये हमारे योग्य है, मतलब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तविक जीवन में या नहीं कर सकते। तो उसका विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है, कि आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि शिक्षक जो है वो प्रस्तुतिकरण के द्वारा या प्रस्तुत किए हुए नियम को अंतर अंदर तर्क युक्त संबंधों का क्या करता है, निरूपण करता है, कि जो आपको बता दिया गया कि किसी भी चीज के लिए ये क्या है, सामान्य नियम है। अब हम इसको क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखे जाएंगे, ठीक है, और उन उदाहरणों के साथ क्या किया जाएगा, इसके संबंध को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं क्या बनाया जाएगा, एक संबंध स्थापित किया जाएगा, ताकि हमें ये पता लगे कि इस चीज के पीछे जो तर्क है वो तर्क युक्त कारण क्या है, ठीक है, कि किसी चीज भी के होने का जो कारण होता है उस कारण के बारे में हमें पता लगेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो क्या करेगा, हमारे वास्तविक जीवन के साथ इसको जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है, वास्तविक जीवन की घटनाओं से क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। तो उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक कनेक्शन आप कह सकते हैं, संबंध जो है वो स्थापित करने की ये कोशिश करता है, कि आप जितने ज्यादा उदाहरण देंगे बच्चों के सामने उतनी ज्यादा वास्तविक चीजों का क्या होगा, एक इमेज बनेगी, फिगर बनेगा, जिसमें उसको ये पता लगेगा कि हाँ इस चीज का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर हो सकता है, और वास्तविकता में ऐसा जो है हम कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है जो भी नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है उसके अंदर क्या होता है, तर्क होता है, उसके अंदर कारण होता है, और उस कारण के साथ आपके नियम को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दूसरे सोपान में हम क्या करेंगे, उसके साथ एक कनेक्शन जो है आप बनाने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरे सोपान में क्या होता है, कि उदाहरणों के द्वारा परीक्षण, कि जो आपको उदाहरण दिए गए हैं, अब उन उदाहरणों के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, इसको चेक कर पाएंगे कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं, ठीक है, कि ये रियल लाइफ से कितना कनेक्टेड है। तो कब होगा, जो उदाहरण आपके सामने है उनका आप क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, मतलब जांच, ठीक है, जांच जैसे कि आप खुद से प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है, आप स्वयं क्या करें, उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, जैसे विज्ञान जैसी जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, परीक्षण करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी है उसमें परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे विषयों में आपको क्या मिलता है, अवसर मिलता है, आप
नियमों के साथ क्या कर सकते हैं, उसको करके देख सकते हैं। तो इस सोपान का सामान्य नियमों के साथ क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उदाहरण को ढूंढा जाता है, और दूसरे शब्दों में सामान्य नियमों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है कि हम अलग अलग जो हमारे पास क्या है परिस्थितियां हैं, अलग अलग जो हमारे पास सिचुएशन है, हम उनमें क्या कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल किया पाएंगे, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक ठीक परीक्षण कर सकते हैं। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करना जिसे आप कहते हैं कि कोई भी चीज आपने सीखी है वो वास्तविक है या नहीं, तो उसका क्या करना, जांच करना। या फिर कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उसके रिजल्ट को देखना। ठीक है, तो जैसे आपने एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे या पढ़ा होगा कि जैसे लीफ होता है, लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होती है, तो उसकी प्रेजेंस को कैसे चेक किया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो विधि आपको बनाई बताई जाएगी उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे कि उदाहरण के आधार पर उसका आप परीक्षण जो है कर पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं उदाहरण के द्वारा क्या करना, परीक्षण करना। तो ये 305 जो है आपको निगमन विधि में जो है मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस विधि को सीख सकते हैं। ठीक है, फिर इस विधि की कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है विशेषता में, कि ये विधि जो है आपके कुछ विशेष बिंदु जो है, एक तो आपको ये बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें सामान्य से विशेषता की ओर जा सकते हैं। सामान्य चीजों को सीखकर आप विशेष चीजों को सीख सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये पहले आपको नियम बताती है, नियम के बाद क्या बताएगी, उसकी परिभाषा बताएगी कि ऐसा होता है, फिर हम उसको एक परिभाषा में पिरो सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो विशेषता होती है कि इस विधि में जो शिक्षक यानी जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। मतलब वो गतिशील होता है, लगभग सभी कार्यों को पूरा करता है। तो एक सक्रिय भूमिका जो है आपको इसमें अध्यापक की देखने को मिलती है। वही आपको नियम बताता है, ठीक है, वही आपको क्या करता है, नियम को समझाता है। तो एक सक्रिय जो भूमिका है वो आपको इसमें अध्यापक की देखने को मिलती है। तीसरा जो विशेष गुण आपको इसमें देखने को मिलता है कि इसमें विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी केवल निष्क्रिय होता है। मतलब उसके पास अभी जब तक वो सीख नहीं लेता तब तक उसके पास कोई काम नहीं है, उसे केवल क्या करना है, ध्यान पूर्वक नियमों को सुनना है। ठीक है, सुनकर उनको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उसको ग्रहण करना है जो भी बताया जा रहा है। तीसरी जो विशेषता या मुख्य बिंदु आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और उस नियम के बाद बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे जाएंगे। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे उतने ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को सीखना। आपको ये पता लगता है कि हाँ, हम इस चीज को कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को जो है आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक के रूप में या फिर एक चीज जो इसमें देखने को मिलती है कि इस विधि में जो है रटने पर जोर दिया जाता है, कि आपने जो नियम सुने हैं, पढ़े हैं, उन नियमों का आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक जो है उसका विश्लेषण करना है, उसको याद करना उसके बाद। ठीक है, तो इस विधि का इस्तेमाल ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप विज्ञान अगर पढ़ाना चाहते हैं तो विज्ञान जैसे विषयों में आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। निगमन विधि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी जो है सामान्य चीजों के बारे में, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए मेटल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, मेटल किसको कहते हैं, धातु के बारे में, साइंस का एक विषय है। तो ये गर्म होने पर फैलती हैं। ठीक है, आपको पहले ये बता दिया गया, एक सामान्य नियम है। ठीक है, कि ये अगर आप किसी भी धातु को गर्म करेंगे तो कैसी हो जाती है, वो फैल जाती है। मतलब वो जो है अपने वास्तविक जो पोजीशन है, वास्तविक जो उनकी संरचना है, उसको खोने लगती है। ठीक है, इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं। आपने सीख लिया, अब उदाहरण के लिए आपको बहुत सारी धातुओं के नाम बताए जाएंगे। ठीक है, नियम बता दिया गया कि धातु क्या करती है, फैल जाती है जब आप उसे गर्म करते हैं। ठीक है, तो फैल जाएगी वो। उदाहरण के लिए आपको जैसे लोहा बता दिया गया, तांबा बता दिया गया, ठीक है, एल्युमिनियम बता दिया गया, ये सारे क्या है, इसके उदाहरण हैं। अब आप इन धातुओं को लेकर उसे गर्म करके देख सकते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, प्रयोग कहेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें छात्र जो है एक्टिव है या फिर अध्यापक ही क्या है, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो इस प्रकार के नियम जो है आप विज्ञान में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गणित जैसे विषय को पढ़ाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पहले त्रिभुज के बारे में बताया जाता है कि जो त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपको ये बताया जाता है कि इसका क्षेत्रफल
निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर आपको इसके एरिया निकालने के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी भुजाओं के क्षेत्रफल निकालने के बारे में आपको इसके बारे में ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विषय अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। फिर इस विधि के कुछ गुणों की बात करेंगे, कुछ विशेषताएं जो आपको इसमें क्वालिटी जो देखने को मिलते हैं कि अगर आप ऐसे विषय से पढ़ा रहे हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो निगमन विधि के गुणों की जब बात करते हैं तो निगमन विधि या अनुमान विधि भी आप इसे कहते हैं। तो पहला गुण जो है इसकी ये सरलता है। क्या है, ये बिल्कुल इजी है, आसान है, ठीक है। सबसे पहला गुण क्या है, ये बहुत ज्यादा आसान होती है, कोई भी आप व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा ये है कि यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक सरल है, ठीक है। थोड़ी सी सावधानी अपनाने पर प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है अपने विषय को पढ़ाने के लिए। आप थोड़ी सी क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है अपनी मेथड पर, क्योंकि इस विधि में आंकड़े एकत्रित करने एवं उनके विश्लेषण करने की कोई जटिलता नहीं होती, ठीक है। तो कई विधि क्या होती है जिसमें हमें क्या करना होता है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप उस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस विधि के नियम के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आखिरी में क्या करना होता है, आंकलन करना है, एक मूल्यांकन करना है, ठीक है। जिस मूल्यांकन से आपको क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा कि कितने बच्चे जो हैं इस विधि के माध्यम से सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो इस ऐसा कोई भी डाटा आपको इस विधि में कलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो ये इसका क्या है, एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का जो डाटा है, जो किसी प्रकार की सूचनाएं जो है वो एकत्रित नहीं करनी। फिर इस विधि में सामान्य सत्य के आधार पर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। कि हम बिल्कुल सरल तरीके से क्या करते हैं, सामान्य चीजों के आधार पर, ठीक है, सामान्य सत्य के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, तर्क की सहायता से विशिष्ट चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सरलता से आपने पहले सामान्य चीजों को सीख लिया, उनसे जो भी आपने सीखा है अब आप उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तर्क के आधार पर उसको विशिष्ट चीजों के लिए, विशिष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए या परिणाम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिससे क्या है, आप एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी जो है, मतलब हर एक तरह का व्यक्ति जो है क्या कर सकता है इसका इस्तेमाल, बिना किसी समस्या के जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हर एक चीज को जो है आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ही आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा और विशिष्ट चीजों के बारे में आपको आसानी से जो है जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। तो हम कहेंगे बहुत ही सरल और आसान जो है ये क्या होती है, विधि होती है, क्योंकि सिंपल से सिद्धांतों पर, सिंपल से नियम पर क्या करती है, ये कार्य करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो विधि है ये सबसे ज्यादा सरल है। दूसरी आपको इसमें जो गुण देखने को मिलता है कि इसमें आपको क्या है, निश्चिंतता, मतलब एक आपको इसमें क्या देखने को मिलती है कि हर एक चीज जो है इसमें पहले से ही फिक्स है, ठीक है, निश्चित है पहले से। तो निगमन प्रणाली में सत्यता और निश्चितता का मुख्य कारण यह है कि इस विधि में निर्विवाद स्वयं सिद्ध सर्वमान्य बातों को ही हम क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बात की, निश्चिंतता क्या होती है, जहां पर चीजें क्या है पहले से ही फिक्स हैं, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर आप बदलाव अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, तर्क देना होगा, ठीक है। तो जैसे हम विज्ञान की बात कर रहे थे कि विज्ञान में आप क्या करके देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जो भी आपको विज्ञान में बातें बताई जाती हैं, कोई नियम आपको विज्ञान में बताया जाता है किसी भी चीज को लेकर, उस नियम पर आधारित जो भी प्रयोग है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप स्वयं जो है करके देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आपने उसकी बात को मानने के लिए क्या किया, स्वयं क्या किया, उसको करके देखा। तो जो भी उसके पीछे रिजल्ट या परिणाम निकलेगा वो कैसा है, आपका स्वयं सिद्ध, आपने खुद से सिद्ध करके देख लिया सर्वमान्य बातों पर, ठीक है। कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किस पर आधारित है, ऐसी बातों पर जिसको हर व्यक्ति क्या करेगा, मान पाएगा, ठीक है। कि उसके पीछे जो रीजन, जो कारण आपको बताया जाएगा वो कैसा होगा, सत्य चीजों पर आधारित होगा, ठीक है। फिर ये कैसी है, निर्विवाद, कि जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव कर पा रहे हैं आप, सही परिणाम जो है आपको मिल रहा है, आप इसकी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आप अगर आपको संतुष्टि नहीं है, प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। तो इसमें कोई विवाद आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ये जो विधि है इसमें पहले से ही
रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन जो भी आपको बताई जाती है कि ऐसा करने से, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि जो लीफ होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, उनके अंदर हम कह रहे हैं कि स्टार्च होता है। स्टार्च होती है मंड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पौधे अपने अंदर अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो इस चीज को, ये एक सरल नियम है, सामान्य नियम है, ठीक है। और अगर आप इस नियम को नहीं मानना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट यानी एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें एक विधि को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। एक कलर चेंज का ऑप्शन आपके पास, मतलब जैसे ही आप इस सोल्यूशन को डालेंगे कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। तो आपने क्या कर लिया, स्वयं सिद्ध कर लिया कि हाँ, जो बताया गया है नियम में वो ऐसा होता है। जो बात बताई गई है सर्वमान्य, मतलब हर एक व्यक्ति मानेगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का विवाद आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पहले से ही कोई हर चीज क्या है, फिक्स है। तो जब प्रणाली का आधार ठोस हो, मतलब जब जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस विधि में जो बातें वो कैसी हैं, पहले से निर्धारित हैं, उसमें कहीं भी आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलती, तब अनिश्चितता का कोई प्रश्न, मतलब वहां पर आप क्या करें, कारण को ना माने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो तर्क करके गलतियों को सुधार लिया जाता है, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हैं कि कहीं आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट अगर गलत आ रहा है, या फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया या आप किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है। कि अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि नहीं स्टार्च नहीं होता, तो आपको क्या करने का पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अपनी बताई हुई बातों के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा इस चीज को प्रूफ कर पाते हैं, कारण बताकर उसको सिद्ध करके, प्रयोग के द्वारा अगर आप उसे सिद्ध कर पाते हैं, तो आपकी बात को मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा सभी के द्वारा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। तो गलतियां जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको नई नई चीजें खोजने का भी अवसर मिलता है। तो आप कह सकते हैं ये जो विधि है, इस प्रकार की जो विधि है, इसका आधार क्या होता है, ठोस होता है, सत्य बातों पर क्या होती है, आधारित होती है, और इस सिद्धांत के कारण इसमें क्या होती है, एक तरह की निश्चितता होती है, कि एक फिक्स जो है चीजें इसमें पाई जाती हैं। तीसरा जो गुण इसके अंदर विद्यमान है, इसे हम कहते हैं कि इससे आप भविष्यवाणी की जो है संभावना इसमें हो सकती है, कि आप पहले से ही क्या कर सकते हैं, चीजों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करने का आपका कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई परिणाम आपने पहले से ही अपने मन में विचार कर रखा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम भविष्य की संभावना का पता इसे लगा सकते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये विधि हमें ये इस बात का अनुमान लगाने में, ठीक है, अनुमान लगाने में सहायता करती है, मदद करती है, कि हम क्या कर पाए, भविष्य में होने वाली घटना की संभावना का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कि पहले से ही हम क्या करें, इस बात को मान लें कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट वैसा ही निकले। तो घटना की संभावना का पता इससे लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान जिसे आप कहते हैं, ठीक है। कि आपने पहले से ही एक अनुमान लगा लिया कि हाँ ऐसा होगा। तो निगमन विधि में आपको निगमन के आधार पर भविष्यवाणी करने की जो है क्षमता ये आपके अंदर विकसित करती है, कि आप पहले से ही क्या कर पाएंगे, होने वाली जो परिस्थिति है या फिर जो परिणाम है, उसके लिए आप भविष्यवाणी या फिर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगा पाएंगे। तो निगमन प्रणाली के विधि के आधार पर आर्थिक घटनाओं का हम क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। कि आर्थिक मतलब जो चीजें किससे संबंधित हैं, जो फाइनेंस से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं डाटा कलेक्शन जिसमें होता है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स होते हैं, इस प्रकार के जो विषय होते हैं जिसमें डाटा कलेक्शन है, जो इस डाटा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। कि आने वाले समय में किसी प्रोडक्ट की लागत वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ मुनाफा कितना होगा आपको, लॉस कितना होगा आपको, इस आधार पर।
तो उसको हम कहते हैं पूर्व अनुमान। किसके आधार पर? आर्थिक घटनाओं के आधार पर, ठीक है, जो पैसों से संबंधित है उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तो डाटा या एनालिसिस करने की जितनी भी हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा के बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उस डाटा के आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि आपने पहले से ही क्या कर लिया, एक अनुमान लगा लिया कि बेनिफिट होगा या लॉस होगा या फिर क्या रहेगा एवरेज, उस आधार पर, ठीक है। फिर है निष्पक्षता। इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? निष्पक्षता, मतलब इसमें किसी प्रकार का पक्षपात आपको देखने को नहीं मिलता। पक्षपात का मतलब होता है कि हम इसमें किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं या फिर किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो निगमन विधि में अन्वेषण मनमाने ढंग से, निगमन विधि में अगर आप निगमन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अन्वेषण जो भी क्या कर रहा है, इस चीज के बारे में जांच कर रहा है या फिर इस विधि का इस्तेमाल कर रहा है या किसी प्रयोग को कर रहा है, वो व्यक्ति अपने मन माने तरीके से क्या नहीं कर सकता, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो अपने आधार पर क्या कर रहा है, निगमन विधि के माध्यम से अपने आंकड़ों को सिद्ध कर रहा है। तो जब सामान्य सत्य से हम आधार मान लेते हैं, मतलब हम जब क्या करते हैं, सामान्य नियमों का बेस बनाकर क्या कर रहे हैं, चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो तर्क की सहायता से स्वाभाविक निष्कर्ष जो है हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस विधि में स्वयं सिद्ध मान्यताओं को मानकर तर्क के आधार पर जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जहां पक्षपात रहित सही निष्कर्ष की अधिक आवश्यकता होती है, वहां पर निगमन विधि का अधिक महत्व होता है, ठीक है। कि आप इसमें इस विधि का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी नियम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आप क्या नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। हर एक चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक समान जो दृष्टिकोण है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि समान दृष्टिकोण, क्योंकि किस पर आधारित है, ये तथ्य पर आधारित है। जो निगमन विधि है ये तर्क पर आधारित है, ठीक है। और तर्क के पीछे क्या होता है, हमेशा कारण होता है, ठीक है। कारण है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। आप प्रयोग करके देख पाएंगे तो क्या निकलेगा, आपके पास परिणाम निकलेगा, ठीक है। और परिणाम किसके आधार पर निकल रहा है, जो कारण आप देख रहे हैं उसके आधार पर। तो इसमें किसी प्रकार का पक्षपात आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो निष्कर्ष है वो आपके सामने कैसा होता है, परिणाम एकदम स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलता है। तो आप निष्कर्षों के जो जो भी निष्कर्ष आप निकालेंगे वो कैसे रहेंगे, पक्षपात रहित रहेंगे। और अधिक आवश्यकता जो है आपको होती है निगमन विधि की, इसलिए आप कहेंगे कि ये जो विधि है वो हमारे लिए इस प्रकार के कार्यों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। जब आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं या किसी चीज की जांच कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्यों के लिए इसका विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी खोजकर्ता जो है, ठीक है, कि कोई जो व्यक्ति खोज कर रहा है या कोई रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है या कोई अनुसंधान है, ठीक है, जो किसी चीज पर क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनके सामने क्या है, जो भी तर्क है, उन तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो परिणाम निकलेंगे, उन्हें वो क्या करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये विधि कैसी है, बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात आपको देखने को नहीं मिलता। फिर इसमें हमें किसी प्रकार का डाटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, आंकड़ों का आकलन करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप क्या करें, कि बहुत सारी विधि ऐसी होती है जिसमें आपको पहले क्या करना है, डाटा को इकट्ठा करना है, डाटा को आप कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस डाटा का हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। कंपैरिजन के बाद आप उसके एक निष्कर्ष पर निकलते हैं, परिणाम पर निकलते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलता है। जबकि निगमन प्रणाली की अगर आप बात करें तो निगमन प्रणाली का सभी जो भी चीजें हैं, जो भी बातें इसमें आपको लिखी हुई मिलती हैं, उनको अनुमानों के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है, मतलब कि हम एक थ्योरी के आधार पर चीजें लिख रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रणाली में आंकड़ों को पहले कि आपको डाटा इकट्ठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस डाटा के विश्लेषण के या उस डाटा को कंपेयर करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती। तो एक सरल आसान विधि है, आपके काम को क्या बना देती है, इजी बना देती है। तो इस विधि का इस्तेमाल करने में आपको बहुत ज्यादा चीजें, तो जैसे बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपने
देश की इनकम निकालनी हो, ठीक है, आय निकालनी हो कि आपके पूरे भारत की आय कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले देश की आय निकालनी है तो हमें पहले प्रति व्यक्ति आय निकालनी होगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के बाद आपको उनके खर्च देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर कितना एक्सपेंड किया जाता है, फिर उस आधार पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको आपके जो देश की आय है वो निकालने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसीजर आपको इसमें फॉलो करना पड़ता है, एक लंबा आप कह सकते हैं कि हमें जो है पहले डाटा को इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करने के बाद भी आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है लगाने पड़ेंगे और उसमें भी डाटा जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी जो चीजें होती हैं इनको निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन निगमन विधि में इस प्रकार का कोई भी डाटा आपको कलेक्ट नहीं करना होता है, क्योंकि किस पर चल रहा है, ये अनुमान के आधार पर है। अनुमानों के आधार पर है, तो अनुमान मतलब हमने खुद से एक एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है, कि हम खुद से मान लेते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि किसके आधार पर, थ्योरी के आधार पर, ठीक है, और उस थ्योरी के आधार पर हम क्या करते हैं, चीजों को सिद्ध करते हैं, ठीक है, और जो परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पक्ष में होते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये किस पर है, अनुमानों के आधार पर आधारित है, ठीक है, और इसलिए इस प्रणाली में आंकड़ों का संग्रह आपको नहीं करना पड़ता। एक और जो गुण इसमें आपको देखने को मिलता है, ये कैसी है, सर्वव्यापक है, ठीक है, सर्वव्यापकता आपको इसमें देखने को मिलती है कि निगमन जो विधि है ये कैसी है, सर्वव्यापक प्रणाली है। तो इसके द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष हैं, सभी जो निष्कर्ष हैं सभी समय स्थानों पर लागू होते हैं, ठीक है, सभी स्थानों पर लागू होने का मतलब होता है कि आप जो भी परिणाम इस विधि के द्वारा निकलते हैं, जैसे आपने निगमन विधि का इस्तेमाल करके कोई भी चीज का परिणाम निकाल रहे हैं आप, चाहे आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, ठीक है, चाहे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट कई प्रकार के होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप निगमन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे जो परिणाम निकलेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर, वो हर एक स्थान पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति बदल गई तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है, तो जैसे कि कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है, और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो कैसा है, केवल एक ही उत्तर होगा, उसका उत्तर बदलेगा नहीं, ठीक है, जैसा आप कह सकते हैं जो वन वर्ड आंसर होते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती, एक शब्द उसके लिए काफी होता है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस विधि के का इस्तेमाल करके जो भी निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की या हर जगह पर उस उत्तर को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप इस उत्तर को किसी भी स्थान पर ले जाएं, किसी भी समय पर देखें, इसका जो परिणाम रहेगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, मतलब स्थिति परिवर्तन होने पर या स्थान बदलने पर जो उत्तर है वो बदलेगा नहीं, जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं साइंस विषय में की आप बात करें, विज्ञान विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए ग्रेविटी आपने सुना होगा इसके बारे में, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, अगर आप उसे अर्थ पर देख रहे हैं तो वो अलग है, अगर आप उसे पोल पर यानी ध्रुव पर जाकर देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, इक्वेटर पर जाकर देखेंगे तो वो चेंज हो जाती है, मून पर जाएंगे तो वो बदल जाती है, समय समय पर, मतलब स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार क्या है, चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे विषयों के बारे में हम कह सकते हैं कि जहां पर आप निगमन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपके परिणाम जो है वो समय के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर बदलेंगे नहीं। तो क्योंकि उनका जो आधार है मानवीय स्वभाव पर आधारित होता है, मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है, और निगमन विधि के जो निष्कर्ष हैं सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जहां पे भी आप किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंस की, आर्थिक चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप कहेंगे कि इस प्रणाली को हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, क्योंकि जो परिणाम निकलेगा वो परिणाम कैसा रहेगा, समान रहेगा, सर्वव्यापक रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये विधि कैसी है, ये आगमन विधि की पूरक है, ठीक है, आगमन विधि के बारे में
हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे निगमन विधि में हम पहले सामान्य चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर विशेष चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जब आप आगमन विधि की बात करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में हम पहले विशेष चीजों के बारे में पढ़ते हैं और फिर सामान्य चीजों की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे कि ये कैसी हो जाती है, ये विपरीत हो जाती है किसके, निगमन विधि के। इसमें आपको अपोजिट चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें हम निगमन विधि में हम करते हैं क्या, करते हैं पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, पहले आप उदाहरण देते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। तो पहले उदाहरण आता है फिर नियम आता है, तो ये अपोजिट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो निगमन विधि क्या है, आगमन विधि की बिल्कुल पूरक होती है। तो निगमन विधि का प्रयोग आगमन विधि के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की जांच करने के लिए किया जा सकता है, कि जो भी चीज आप क्या कर रहे हैं, आगमन विधि के द्वारा आपने निष्कर्ष निकाले हैं, उनके निष्कर्षों की अगर आप जांच करना चाहते हैं, उसको दोबारा से रीचेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आगमन विधि में आपने इसका इस्तेमाल करके जो भी परिणाम निकाले हैं किसी चीज के, जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों की अगर आप क्या करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, उनको अगर आप क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निगमन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां आगमन विधि का प्रयोग संभव नहीं है। तो आगमन विधि में कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम आगमन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप ऐसी चीजों के लिए किसका इस्तेमाल कर पाएंगे, निगमन विधि का आप जो है वो यूज कर पाते हैं, जहां पर आगमन विधि जो है इस्तेमाल। तो आप कह सकते हैं कि ये किसके पूरक है, ये आगमन विधि को भी पूरा बना देती है। ठीक है, फिर यह विधि छोटे बच्चों के लिए जो है अत्यंत लाभदायक होती है, कि प्राइमरी क्लासेस को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी साबित होती है, लाभदायक है बहुत ज्यादा। इसके प्रयोग के द्वारा बालकों को ज्ञान जो है वो आप सरलता से प्रयोग करना सिखा सकते हैं। ठीक है, कि जो कुछ भी आप, जिसमें हम कहते हैं कि जब प्राइमरी लेवल की बात आती है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल, तो उसमें हम कहते हैं कि बच्चा किसके आधार पर सीखे, अनुभव के आधार पर। ठीक है, कि वो अपने अनुभव के आधार पर अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, खेल विधि का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम प्रयोग विधि का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो निगमन विधि के अंदर ये विशेषताएं आपको देखने को मिलती है कि ये आपको क्या देती है, अवसर देती है किसका, प्रयोग करने का, गतिविधियों को करने का। तो जो भी नियम आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो आप क्या कर पाएंगे, दोबारा से उनको इस्तेमाल करवा के देख सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सरलता पूर्वक सरल ज्ञान देने के लिए पहले नियम बता रहे हैं, सामान्य और सामान्य यानी व्यवहारिक ज्ञान आप कह सकते हैं कि ये हमें बच्चों को दे रहे हैं। तो इस व्यवहारिक ज्ञान को हम सामान्य सरलता से देना चाहते हैं और इसके लिए ये विधि जो है वो क्या है, बिल्कुल उपयुक्त होती है। फिर यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए क्या है, उपयुक्त है, कि हर तरह का विषय जो है निगमन विधि, ठीक है, निगमन विधि क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, बेटर है, कि आप हर तरह के विषय को क्या कर सकते हैं, इससे पढ़ा सकते हैं। फिर है इस विधि में, इस विधि के द्वारा कक्षा के सभी बच्चों को या बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है, जिसे हम ग्रुप स्टडी कहते हैं। ठीक है, कि आपका जो क्लासरूम होता है उस क्लासरूम को हम क्या करते हैं कि एवरेज उस पर लेकर चलते हैं, कि सामान्य औसत आधार पर हम क्या करते हैं, विधि का चयन करते हैं जो सभी बच्चों के लिए अच्छी हो। उसी प्रकार की एक गतिविधि हम जो है बनाते हैं जो सभी बच्चों की रुचि के अनुसार हो। तो ऐसी जब कक्षा है जो वर्तमान में हमारे पास, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है उस आधार पर बच्चों को सिखाने के लिए ये जो विधि है उस सबसे ज्यादा क्या है, उपयुक्त है, कि हर प्रकार के बच्चे के जो इंटरेस्ट होते हैं, उसकी जो रुचि होती है, उसकी आयु होती है, उनके लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है। तो हर बच्चे को पढ़ाया जा सकता है इस विधि के माध्यम से। फिर निगमन विधि के द्वारा बच्चे को शुद्ध नियमों की जानकारी दी जा सकती है, कि वास्तविक जो नियम होते हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर इस विधि के प्रयोग से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, कि आपका टाइम भी सेव होता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको इसमें खर्च नहीं करनी पड़ती है। तो दोनों ही चीजें क्या होती हैं, आपकी सेव होती हैं। फिर निगमन विधि के गुणों की बात करेंगे। ठीक है, निगमन विधि के गुण जो है, निष्कर्ष वास्तविकता से क्या होते हैं, परे होते हैं। ठीक है,
कि जो भी निष्कर्ष आप निकालेंगे वो वास्तविक जीवन से परे होते हैं। तो निगमन विधि का जो प्रमुख दोष आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे गुण लिख रखे हैं, ये क्या है, यहाँ पे दोष है कि ड्रॉबैक देखने को मिलता है, दोष। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा दोष आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें दोष ये है कि ये आपको वास्तविक चीजों से क्या करती है, वास्तविकता से दूर रखती है। इससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं सही या वास्तविक नहीं होते। इस प्रणाली के अंतर्गत नियमों को बनाते समय हम कुछ मान्यताओं को लेकर, ठीक है, तो हमने पहले ही बात की थी जब हम गुणों की बात कर रहे थे कि हमें डाटा नहीं निकालना, हम किस पर, अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। और अनुमान का मतलब क्या होता है कि हम मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसा मान लिया, तो उस मान लेने के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, ठीक है। और इससे जो निष्कर्ष निकाले जाए जरूरी नहीं कि वो सही या सत्य ही हो। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कि ये किस पर आधारित है, ये नियमों पर आधारित है या मान्यताओं को साथ लेकर चलती है। तो ये मान्यताएं असत्य भी हो सकती हैं, अपूर्ण भी हो सकती है कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और ऐसी मान्यता के आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष है वो अवास्तविक और कैसे होते हैं, दोष युक्त होते हैं, कि उनमें क्या होता है, बहुत सारे दोष है। तो जब ज्यादा जानकारी आपको उस विषय के बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा निकाली गई या प्राप्त हुई, तो हो सकता है उस जानकारी के आधार पर जो आपका परिणाम है या जो आपके जो निष्कर्ष आपने निकाले हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं। तो एक आपको ये ड्रॉबैक इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एक ड्रॉबैक ये है कि ये कैसा है, इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, ठीक है। तो हर चीज के बेनिफिट जो होते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके अपने कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो जब आप बात करते हैं कि इसके निष्कर्षों के बारे में, तो ये निष्कर्ष क्या कहते हैं कि इस प्रणाली में निष्कर्ष तर्क के आधार पर तो सही होते हैं, कि जो कारण हम बता रहे हैं उस कारण के आधार पर वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे नहीं है, व्यवहारिक सत्य की संदिग्धता, मतलब व्यवहारिक तौर पर वो अच्छे या सही नहीं होते। तो क्योंकि इस प्रणाली के आधार पर जब तक सामान्य सत्य से विशिष्ट की ओर, सत्य की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, कि हम पहले सामान्य चीजों को सीख रहे हैं फिर विशिष्ट चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, तब सामाजिक वातावरण में परिवर्तनों की ओर ध्यान जो है इसमें नहीं दिया जाता है। जबकि व्यवहार में सामाजिक वातावरण और पर्याप्त का जो, कि ये विधि आपको ये कहती है कि हम जिस चीज के, जिस तर्क के आधार पर पढ़ रहे हैं, जिन सामान्य नियम के आधार पर पढ़ रहे हैं, उन नियमों में समाज के आधार पर या सामाजिक वातावरण में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस विधि में व्यवहारिक समाज के वातावरण के आधार पर कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस प्रणाली के जो निष्कर्ष हैं वो कैसे होते हैं, व्यवहारिकता से दूर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब आप समाज की बात करते हैं, आप सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि समाज में क्या होता है, लगातार बदलाव आता है। बदलाव का मतलब है कि समाज के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो उस व्यवहारिकता के अनुसार विधि में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता या उसके निष्कर्षों में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप कह सकते हैं कि ये कैसी है, ये अव्यवहारिकता को दर्शाती है, कि व्यवहार के आधार पर जो परिवर्तन होने चाहिए ये उनको नहीं दर्शाती। तो एक ड्रॉबैक आपको इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये कैसा है, इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी निगमन विधि थी, इसके हमने बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा और इसके जो ड्रॉबैक हैं उनके बारे में भी हमने जाना। अगली क्लास में अगली विधि के बारे